तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पीड ऑफ ईएम वेव डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फाइंड आउट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्पीड ऑफ ईएम वेव को फाइंड आउट करने से के लिए सबसे पहले हमें मैक्सवेल्स इक्वेशन को समझना होगा कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मैक्सवेल्स इक्वेशंस को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हम डायरेक्ट लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, और वो इक्वेशंस क्या हो जाएंगे। तो पहला इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड इक्वेशन होगा डाइवर्जेंस ऑफ एच इज इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड इक्वेशन होगा कर्ल ऑफ ई, दिस इज माइनस ऑफ म्यू डी एच बाई डी टी। एंड द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू epsilon dE by dt. To find out max speed of EM wave in dielectric medium, we have to take curl of equation 3 and 4 respectively. तो सबसे पहले हम लोग थर्ड का कर्ल लेकर के देखते हैं कि क्या आता है। तो अगर थर्ड इक्वेशन का कर्ल हम लोग लें तो कर्ल ऑफ E, और राइट साइड में अगर इसे देखा जाए तो कर्ल ऑफ माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। अब अगर इस लेफ्ट साइड को देखा जाए तो यह एक मैथमेटिकल फार्मूला है इसके लिए। तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर ई, एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ माइनस म्यू डी एच बाई डी टी। अब यहाँ पे एक चीज़ है समझने के लिए कि डेल ऑपरेटर जो होता है वो स्पेस ऑपरेटर होता है और डी बाई डी टी टाइम ऑपरेटर है। ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से हम एच पर पहले डी बाई डी टी को ऑपरेट करें और देन कर ले उसका, यह उतना ही उसी के बराबर होगा जब हम लोग एच का पहले कर ले और देन उस पर डी बाई डी टी ऑपरेट कर लेते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस of E minus del square E, and this is minus of mu d by dt कर्ल ऑफ H। और हमने इस तरह से लिखा इसलिए क्योंकि हम लोग इक्वेशन 4 को इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, इक्वेशन 4 को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लेफ्ट साइड में देखा जाए तो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू में इक्वेशन 1 को यूटिलाइज किया जाए तो क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 0 हो जाएगा और इसके जगह पर हम लोग इप्सिलॉन डी बाई डी टी रख देते हैं। So then what we will have, del minus del square E, and this is del square E minus of mu d by dt epsilon de by dt। फाइनली इस इक्वेशन को हम लोग लिख पाएंगे del square E is equal to mu epsilon d2E by dt square। Now this equation is fine। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 का अगर कर लिया जाए और 4 का कर लेने के बाद उसमें हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को यूज करें, इम्प्लाई करें, तो हमें मिल जाएगा डेल स्क्वायर एच, दिस इज म्यू इप्सिलॉन डी टू एच बाई डी टी स्क्वायर। तो अब इक्वेशन 5 और 6 को अगर हम कंपेयर करें तो पाते हैं कि दोनों इक्वेशन एक जैसे ही है, और बस अंतर यह है कि एक इक्वेशन में फील्ड वेक्टर ई के लिए लिखा गया, दूसरा इक्वेशन फील्ड वेक्टर एच के लिए लिखा गया। अब अगर हम एक जनरल वेव इक्वेशन को लिखते हैं, तो वह इक्वेशन क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डी टू साई बाई डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गया 7। तो इस जनरल स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को, तो हमें क्या मिलता है कि 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इप्सिलॉन। अब ये v क्या है, तो जिस वेव के लिए हमने इक्वेशन लिखा उस वेव का यह फेज वेलोसिटी या उसकी एडवांसमेंट की स्पीड है। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ से अब हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट v इज व्हाट 1 बाई अंडर रूट म्यू इप्सिलॉन। अब हम लोग ये जानते हैं कि म्यू की वैल्यू जो है म्यू 0 इंटू म्यू आर है, इप्सिलॉन की वैल्यू इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर है। तो दिस इम्प्लाई दैट v इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 इंटू म्यू आर इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर। इसके पहले के चैप्टर में हम लोग ने यह भी पढ़ा हुआ है कि c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट
म्यू जीरो इंटू इप्सिलॉन जीरो। तो दिस इम्प्लाई दैट वी इज व्हाट, वी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग एनालिसिस करें तो यह बता सकते हैं यहाँ पर कि v इज लेस देन c। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें यह पता है कि म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए वैल्यू 1 के बराबर होता है ना। तो इस प्रकार से v की वैल्यू c से कम हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि EM वेव की स्पीड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में स्लो हो जाती है देन फ्री स्पेस। So means the speed of EM wave in dielectric medium is smaller than the speed of EM wave in free space. Okay? अब अगर ये कहा जाए कि जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है कि स्पीड ऑफ light or wave in free space to the speed of light or EM wave in medium। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ईटा इज इक्वल टू सी बाई वी, या इसको आप देख सकते हो तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर इसको हम लोग लिखे यहाँ से मिलाए तो सी अपान वी लिखना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी अपान वी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर इप्सिलॉन आर। म्यू आर इप्सिलॉन आर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? म्यू आर इंटू इप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन नॉन कंडक्टिंग आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब अगर ये कहा जाए कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो नॉन मैग्नेटिक टाइप का है, तो जब नॉन मैग्नेटिक होगा तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगा। और इस नॉन मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाती है तो ईटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? अंडर रूट इप्सिलॉन आर। इस ईटा आर को, इप्सिलॉन आर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से कहा गया कि फॉर नॉन मैग्नेटिक आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिव डाइलेक्ट्रिक मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, है ना। तो इस प्रकार से यदि हम कर्व प्लॉट करते हैं, यदि वाई एक्सिस पर हम लोग ईटा को रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें कर्व एक पैराबोलिक फॉर्म के मिलता है, पैरेलल फॉर्म में मिलता है ना। तो दिस इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्सेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और हम लोग इसी के साथ ही हम लोगों ने यह भी फाइंड आउट किया कि स्पीड ऑफ EM वेव क्या होगा, स्पीड ऑफ EM वेव क्या होगा किसी नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में।